नमस्कार। 10 नवंबर जब से बम विस्फोट हुआ है तब से एक यूनिवर्सिटी जो है वो कटघरे में आ गई है। यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में ये यूनिवर्सिटी है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ फरीदाबाद जो हरियाणा में है, वहाँ के लोकल लोग भी शायद ही इस यूनिवर्सिटी को इस विस्फोट से पहले जानते हों। एक गुमनाम यूनिवर्सिटी, लेकिन अनगिनत छात्र वहाँ पढ़ रहे थे। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं वो लगभग सभी एक ही समुदाय के हैं। और 40% के आसपास छात्र केवल और केवल जम्मू कश्मीर से पढ़ रहे हैं, यानी जम्मू एंड कश्मीर के लोग वहाँ पर हैं। वहाँ पढ़ने वाले भी एक ही कौम के और पढ़ाने वाले भी एक ही कौम के। अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम भारत जैसे सेकुलर स्टेट में। लेकिन चलो, यदि ऐसा है, कोई माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं। अब दूसरी बात, जरा इस बात को भी समझें कि कहीं ना कहीं जब से ये यूनिवर्सिटी कटघरे में आई है, एक बात जो फैल रही है बहुत तेजी से कि क्या यह यूनिवर्सिटी था या आतंकवादियों का बेस कैंप था या लॉन्च पैड था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खासकर डिफेंस एडवाइजर सब हैं, वो कह रहे हैं कि ये जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड था भारत में। जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस दिल्ली विस्फोट में जो सबसे बड़ा व्यक्ति जो सामने बाहर आता है, जो फिदायीन हमले में खुद अपने आप को उड़ा दिया, डॉक्टर उमर, वो इसी कॉलेज का डॉक्टर था, पेशे से डॉक्टर, वो इसी यूनिवर्सिटी का था। फिर उसका एक दोस्त जिसे पकड़ा गया, मुअज्जिल, वह भी इसी का साथी, जम्मू एंड कश्मीर का व्यक्ति, उसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर। तीसरा आदिल, वह जम्मू एंड कश्मीर का तो था लेकिन इनका दोस्त था, वाजिब है इस यूनिवर्सिटी से उसका भी एक नाता। और एक चौथा महिला, शाहीन, जो सबसे बड़ा नाम निकल करके जो 4 लोगों का आ रहा है उसमें शाहीन, उसकी वह जरूर इस यूनिवर्सिटी की नहीं थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में वह, लखनऊ में किसी यूनिवर्सिटी में वह लेक्चरर थी, वो भी डॉक्टर है। उनकी गाड़ी तो बाकायदा इसी यूनिवर्सिटी में मिली। तो प्रश्न उठता है कि आखिर यह यूनिवर्सिटी था क्या? डॉक्टर बनाने का कारखाना या आतंकवादियों को बनाने का कारखाना? अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है ये बात। और सबसे बड़ी बात, इसको समझिए, आखिर जब मैं इस बात को कहता हूं कि ये लॉन्च पैड था या जो लोग कहते हैं, उसके पीछे तथ्य यह है कि जिस दिन से यह घटना घटित हुई है, आपको पता होगा कि इस बात को आप जानते होंगे कि 10 नवंबर की घटना प्लान्ड नहीं था और न ये प्लानिंग के अंतर्गत में था, न ये प्लान ए था न प्लान बी था। मैंने बार बार कहा ये प्लान जेड था जो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ये आनन फानन में किया गया विस्फोट था। बेसिकली जो ऑपरेशन था वह था 6D, यानी कि 6 दिसंबर को दिल्ली में विस्फोट करना है। पूछताछ से और जितनी भी बातें सामने आई हैं उससे यह पता चलता है कि 6 दिसंबर को 32 जगह दिल्ली में बहुत बड़ी जगहों पर बम विस्फोट करने का प्लानिंग था। 6 दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि 6 दिसंबर 1992 में ही बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया और इसके तार भी उसी से जुड़ते थे। लेकिन जैसे ही उमर को पता चला कि उसके साथी गिरफ्तार हो गए हैं और प्लान पूरा एक्सपोज हो गया है, उसने आनन फानन में ये घटना कर दी। लेकिन सबका संबंध तो इसी से था, इसी यूनिवर्सिटी से। फिर देखिए, जिस दिन ये घटना घटित हुई उसके बाद से लेकर के पूछताछ के बाद 10 लोगों पर और पूछताछ करने के लिए जब वहां पर यूनिवर्सिटी पहुंचा गया तो दसों गायब हैं और 10 का मोबाइल स्विच ऑफ है। तो क्यों नहीं इस यूनिवर्सिटी को लॉन्च पैड कहा जाए आतंकवादियों का भारत में, खासकर जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड भारत में? यह एक संयोग नहीं हो सकता है कि 10 के 10 मोबाइल ऑफ हों, जिसके जो सभी जुड़े हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी से, चाहे उसमें कुछ डॉक्टर हो, कुछ स्टूडेंट हो, सब के सब मोबाइल ऑफ करके बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत चीज को बयां तो ये भी करता है, बहुत सारी चीजों को, कि आखिर 3 टन से भी ज्यादा, 3 टन, 3000 किलो से भी ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट आखिर कैसे पहुंच गया भारत और उसके तार इससे कैसे जुड़ गए, अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। माना जाता है पुलिस चोर को देख करके भी समझ जाती है कि वो चोर है या नहीं। क्या
भारत में इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट आ जाता है, जो यदि उसका एक साथ विस्फोट कर दिया जाए तो वो पोखरण विस्फोट से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। उसका जो प्रयोग हुआ दिल्ली बम ब्लास्ट में, वो बहुत ही कम परसेंटेज किया गया, महज 1-2 किलो। 3 टन का अमोनियम नाइट्रेट पॉकेट या किसी सूटकेस में नहीं आ सकता है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, जिसने अमोनियम नाइट्रेट जैसे विनाशकारी और विस्फोटक चीजों को यहां तक पहुंचने दिया और भारत में घुसने दिया। आज उन सारी यूनिवर्सिटियों को भी चेक करने की जरूरत है जो अपना सामान मिडिल ईस्ट या अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट से होते हुए भारत को लाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बयां कर रही। माना जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट जो भारत में पहुंचा वो मिडिल ईस्ट, टर्की, मिडिल ईस्ट होते हुए भारत पहुंचा और विभिन्न तरह की यूनिवर्सिटियों में जा सकता है, ऐसे भी अनुमान लगाए गए। तो प्रश्न है, आखिर और कितने अल्फला यूनिवर्सिटी हैं भारत में, जिसका शायद हम और आप नाम भी नहीं जानते। ये सब चीज को जानने की जरूरत है। यहां पर इस बात को भी आज आप जाने, इस अल्फला यूनिवर्सिटी के बारे में, कि जो अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया, कुछ ही मात्रा में प्रयोग किया गया, वो केवल विस्फोट से लोगों को नहीं मार सकता है। उससे निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी लोगों को मार सकती है। यानी उसका विस्फोट एक छोटे जगह पर होगा, लेकिन उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र मुअज्जिल और प्रोफेसर मैं कहूं, उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुअज्जिल और उमर जिसने बम विस्फोट किया और खुद भी मारा गया माना जाता है। सोचिए, इस यूनिवर्सिटी ने एक वैसे व्यक्ति को कैसे अपने यहां डॉक्टर बना दिया जिसने 2022 में टर्की गया था। यह न्यूज आ रहा है कि वह 2022 में टर्की पहुंचा था बाकायदा, और टर्की जो वो पहुंचा, माना जाता है एक व्यक्ति है जिसका नाम है उशाका जो है वो एक पाकिस्तान का हैंडलर है, यूट्यूब बनाता है, वीडियो बनाता है, प्योर आतंकवादी, क्योंकि अपनी वीडियो में वो बम बनाने की कला को बताता है। और माना जाता है उमर ही नहीं, आदिल उमर हो चाहे वो मुअज्जिल हो, इन सबको वो वीडियो शेयर भी करता था। और इसी उशाका कहने पर उमर और इसके कुछ साथी चल जाते हैं टर्की। माना जाता है टर्की जाने वालों में से कोई कौन कौन था मैं आपको बता देता हूं। टर्की गया था 2022 में, उमर तो गया ही, मुअज्जिल भी गया, उसका साथी डॉक्टर जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और डॉक्टर मुजफ्फर राथर, ये सभी 2022 में टर्की गए। और टर्की में माना जाता है कि ये लोग एक सीरियन टेररिस्ट से मिले, सीरिया का एक आतंकवादी से मिले और उससे बम बनाने की कला पूछी, कैसे फिदाइन हमला होता है ये पूछा। उसके बाद इसका मन जो था उमर का और इन तीनों का मन था कि यह फिर दोबारा उशाका से मिले। उशाका ने कहा मुझसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल इससे मिल लो, सब काम आपका हो जाएगा। फिर ये लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में भी पहुंचे। वहां पर माना जाता है जो मुजफ्फर राथर है वह अलकायदा से मिला, उनके कुछ लोगों से मिला और यह उसका सदस्य बन गया, अलकायदा का मेंबरशिप ले लिया, डॉक्टर रहते हुए एक मेंबरशिप लिया। माना जाता है उमर भी चाहता था कि मैं अलकायदा का मेंबर बन जाऊं, लेकिन यहीं पर खेल डिफरेंट होता है। खेल है जैसे मोहम्मद कहता है तुम्हें अभी अलकायदा का मेंबर बनने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम भारत जाओ, तुम्हारा बहुत सारा काम वहां पर पड़ा है और बहुत सारे काम तुमको वहां पर करने। और यह वहां से निकलता है और यह पहुंचता है बाकायदा अल-फलाह यूनिवर्सिटी, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यह डॉक्टर बनता है। तो प्रश्न उठता है ऐसा व्यक्ति आखिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी कोई क्यों चुनता है? क्योंकि वहां पर जैसे मोहम्मद के लोग होंगे, वहां पर उसको अपने चीजों को एक्सिक्यूट करने के अवसर मिलेंगे। मैं सबको नहीं कहता हूं, लेकिन मैक्सिमम खासकर उसके डायरेक्टर से लेकर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सीधे संबंध जिसका आतंकवादियों से होगा, निसंदेह। और केवल ये नहीं है, मैं इस बात को भी आज जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यदि यह यूनिवर्सिटी यहां तक पहुंचा तो इसमें कहीं ना कहीं यहां के कुछ लोग भी शामिल होंगे, चाहे वो पुलिस महकमे के लोग हों, चाहे वह कस्टम ऑफिसर हो, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जैसा वैसालू विनाशकारी और जहरीला नदी चीजें मिडिल ईस्ट से यहां तक पहुंचती है, तो कोई किसी ने किसी को चेक नहीं किया क्या? तो
यह यूनिवर्सिटी तो एक प्रकार से धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि लॉन्च पैड बन गया था, लेकिन साथ ही साथ अब कितने यूनिवर्सिटी हैं ये देखने की जरूरत है। और अभी तक ये यूनिवर्सिटी क्यों खड़ा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब तक इसको ध्वस्त हो जाना चाहिए था, बुलडोजर लगा करके इसको ध्वस्त कर देना चाहिए था। शायद हो सकता है एनआईए जो जांच में अब सब जांच अपने हाथ में ले लिया है, हो सकता है कुछ तारों को ढूंढ रही है, कुछ और सबूतों को खोज रही हो। नहीं तो अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे सारे यूनिवर्सिटीज जो भारत में चल रहे हैं उसको जमींदोज करने की आवश्यकता है। और ऐसे यूनिवर्सिटी को जरूर देखने की जरूरत है जहां सिर्फ एक समुदाय के लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं देखेंगे तब तक बहुत सारी बार बार आप गलती करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक और भी, मिडिल ईस्ट से यदि कोई चीज यहां पर पहुंचता है, खासकर ऐसी यूनिवर्सिटीज में, तो उसको चेक करने की जरूरत है। नहीं तो ऐसी घटनाओं को रोक पाना शायद आगे चलकर टेढ़ी खीर साबित हो जाए। आपने समझा यह यूनिवर्सिटी किस ढंग से काम कर रहा था यहां पर। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।